दिल्ली में आज जो भारतीय जनता पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, रेखा गुप्ता जिसमें मुख्यमंत्री बनी है, उसके बाद एनडीए के सभी सहयोगियों के लिए एक लंच होस्ट किया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली के इंपीरियल होटल में ये लंच इस वक्त चल रहा है। प्रधानमंत्री और उनके एनडीए के सभी साथी वहां इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले ही वहां पर पहुंचे हैं। हमने आज प्रोग्राम में आपके सामने चर्चा की, दिल्ली में आगे अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, उनकी पॉलिटिक्स का, उनकी पार्टी का क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली का चुनाव क्या संदेश लेकर के आया, आगे पार्टी को क्या करना चाहिए, बीजेपी के एनडीए के और जो रिश्ते हैं पार्टी के, वो उस पर हमने बात की। अब एक चीज है कि सर, आप ही लोगों से बातचीत में ये बात निकली थी, बीजेपी का एक काम अभी एक और अधूरा है, वो है अपना अध्यक्ष चुनने का। नड्डा जी का टर्म पूरा हो ही चुका, अभी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं वो, और मुझे लगता है जैसे अभी ये बात हम कर रहे थे कि चुनाव में भी थोड़ा ब्रेक है, तो ये अध्यक्ष का चुनाव मुझे लगता है कि अब प्रायोरिटी पर होगा बीजेपी के लिए। मोस्ट प्रोबेबली सबसे अब बड़ी प्रायोरिटी वही होगी। और जो राज्यों के चुनाव थे मेरे ख्याल से मोटे तौर पर उनका पूरा हुआ, जो उनके संविधान चल रहा है अभी, लेकिन वो उसमें से पूरा करके अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और वैसे भी मैंने कहा कि नड्डा जी का जो एक्सटेंडेड भी था वो फुल सर्किल पूरा हो गया। उन्होंने शुरुआत की थी दिल्ली चुनाव के साथ, जब नड्डा जी अध्यक्ष बने, हार से शुरू हुए थे, तो उसका हार का हिसाब उन्होंने पूरा कर दिया। वो जीत पर ले आए हैं, पार्टी की सरकार बना दी है। वैसे उनके कार्यकाल में बहुत सारे राज्यों में सरकार बनी है, बहुत राज्यों में बन गई। आप राज्यों में पहले तो आप लोकसभा चुनाव तीसरी बार जीते, 21 राज्यों में चुनाव बनाई है। 21 राज्यों में नहीं, इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले 3 बड़े राज्यों में, राजस्थान में था, वहां सरकार बनी। उसके बाद 3 राज्यों में उनका कार्यकाल एक बेहतर कार्यकाल के तौर पर, और जो सरकार और संगठन के बीच का सामंजस्य है उसको भी नड्डा जी ने बेहतर तरीके से निभाया है। वो भी बड़ा काम होता है कि संगठन के तौर पर काम को निभाना और सरकार में रहकर भी काम को निभाना। और ये भी मेरे ख्याल से अनोखा ही काम हुआ है कि नड्डा साहब दोनों पदों पर एक साथ चल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, नहीं तो वन मैन वन पोस्ट पर रहता है। अब मुझे लगता है कि और अब तो जो चूंकि अब एनडीए इंपॉर्टेंट हो गया, तो सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना है, उसमें भी वो लगे रहते हैं। मुझे लगता है अब यदि पार्टी क्या सोच रही, पार्टी को तय करना है, लेकिन दलित जो है वो नेतृत्व शायद पार्टी दे, पार्टी के संगठन के लिए मुझे लगता है वो बेहतर होगा। क्योंकि अभी नड्डा साहब वहाँ पर ब्राह्मण रहे हैं, और पार्टी को इस इमेज से निकलने में भी मदद मिलेगी कि एक दलित यदि अध्यक्ष उनको मिल जाता है, हालांकि पार्टी को तय करना, या फिर महिला अध्यक्ष की चर्चा थी, लेकिन अभी रेखा जी को भी यहाँ पर वो ले आए हैं। तो वो ये नजर सीएम पोस्ट की तरह ही है, इस पार्टी अध्यक्ष के लिए आप केवल मैसेजिंग के लिए तो कोई काम नहीं कर सकते। मतलब पहले तो आदमी चाहिए मेटल वाला। लेकिन मुझे इस पर आपत्ति है कि कोई महिला के नाम से ही आपने कहा कि मैसेजिंग क्यों, क्या महिला मजबूत नेतृत्व नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपने जैसे शुरुआत किया कि दलित हो, तो दलित आपने बात ही इसलिए शुरू की क्योंकि दलित से एक संदेश जाएगा, लेकिन मजबूत दलित नेता हो सकता है ना। ये जो हम शक करते हैं, जैसे नाम ले कि मैसेजिंग ले रहे हैं बात को, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मैं, वैसे हम लोग कहते हैं भाई दलित मैसेजिंग के लिए नहीं, दलित भी मजबूत नेता के तौर पर हो, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। और महिला भी हो तो वो महिला भी हो सकती है, महिला हो, किसी कास्ट का हो, और मैसेजिंग तो पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है। इसको आप है ना गैर जरूरी मत समझिए, मैसेजिंग भी बहुत जरूरी है कि आप कैसे। मैसेजिंग तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन मैसेजिंग के साथ उसका इंपैक्ट कैसे होगा। जैसे क्योंकि दिल्ली के अभी भी मुख्यमंत्री आज रेखा गुप्ता बनी है, तो आपने बताया ना, संगठन में थे, इतना प्रभाव था, छात्र संघ में थी, संघ विचार से थे, सब समन्वय से है। अब एक शब्द अभी विजय जी ने जो बोला, उसको मुझे लगता है कि पकड़ना चाहिए। नड्डा जी का विकल्प खोजना आसान नहीं है। वहां कौन व्यक्ति होगा जो सामंजस्य कर सके, जो समन्वय कर सके। और निश्चित तौर पर अगर कोई दलित समाज से आने वाला व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो एक संदेश अच्छा जाएगा, एक प्रतीक के तौर पर अच्छा जाएगा। नरेंद्र मोदी जहां पर खड़े हैं वो किसी समाज को छोड़ नहीं रहे, हर समाज उनके साथ चल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री का चयन हो। अब ऐसे में कौन व्यक्ति होगा, तो सामंजस्य वाले कई लोग हो सकते हैं। पहले हम लोग कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान हो सकते हैं क्या, बीच में दूसरे नाम चले थे। फिर अभी मुझे लगता है कि जब हम दलित चेहरे की बात करते हैं, तो एक बड़ा चेहरा जो नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय से काम कर रहा है, सामंजस्य अच्छे से कर सकता है, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री के तौर पर और फिर अध्यक्ष के तौर पर, तो लोग उनको जानते भी हैं देश भर में। और या कोई और ऐसा व्यक्ति, मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश होगा, साथ में जो उनका जिसको हम कहते हैं कि अपनी एजेंडा पुशिंग हिंदुत्व के अम्ब्रेला में सब, तो वो भी शामिल होता है। मेघवाल जी तो ब्यूरोक्रेसी से आए ना पार्टी में, निश्चित तौर। हाँ, लेकिन मेघवाल जी का करियर जो है सामंजस्य से तो ऐसा है नहीं कि पार्टी में है। लेकिन अभी जो जिसको कहते हैं ना कि अगर उसको उस हिस्से को छोड़ दें, तो नरेंद्र मोदी की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो बहुत फिट होता है। बाकी ठीक बात है कि संगठन के लिहाज से भी सबसे ज्यादा माने जाते हैं, फिर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री में भी वो रहे, लॉ मिनिस्ट्री में
2014 में जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, चुनाव हुए लोकसभा के, राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने तो तुरंत अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 2019 में जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, अमित शाह गृह मंत्री बनते हैं तो तुरंत जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन 2024 में सरकार बन गई, 8 महीने हो गए, कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बना अभी तक। तो कोई बड़ा कारण रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बनाया, अध्यक्ष नहीं बनाया। कोई बड़ा निर्णय पार्टी के अंदर चल रहा होगा। भाई नाम तो देखिए, शिवराज जी का भी चला, खट्टर जी का भी चला। देखिए जैसे अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, जैसे अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी तो महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में दे दी। भारतीय जनता पार्टी में कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रही तो प्रधानमंत्री मोदी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हैं। लेकिन एक पार्टी तय करेगी कि क्या जिसे भी अध्यक्ष बनाएंगे उसके नेतृत्व में 2029 का लोकसभा चुनाव करवाना है, क्योंकि उसका कार्यकाल तो 3 साल का रहेगा। 2028 दिसंबर में उसका कार्यकाल खत्म होगा। तो यह भी हो सकता है कि किसी महिला को बना दे, 2028 में कार्यकाल खत्म हो 3 साल का, उसके बाद कोई नया नेता 2029 का लोकसभा चुनाव उसके अंदर करे, मुझे नहीं ये भी लगता कर सकता है। लेकिन लेकिन जो अध्यक्ष बनेगा उसके से पहले तो कई बड़े राज्य चुनाव होने वाले, उत्तर प्रदेश होगा, बंगाल होगा, 21 राज्यों का चुनाव होगा, खासकर यूपी भी होने वाला है, बंगाल होने वाला है। मुझे लग रहा है साउथ के भी कई बड़े राज्य होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि साउथ को ये बना सकते हैं कि साउथ में कोई अध्यक्ष नहीं है। अगर महिला को देंगे तो मुझे 2 नाम बड़े। और मुझे मालूम नहीं अभी क्या है स्कीम ऑफ थिंग्स में, लेकिन अगर वो 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होना है 29 से, तो फिर तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ठीक बात है कि दलित, दक्षिण भारतीय और महिला, मुझे लगता है इसी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हम लोग सुनेंगे। अब बाकी तो जाहिर है एक बड़ा नाम भी सर इसमें आ सकता है महिलाओं में, सुधा यादव का, जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है। बिहार में चुनाव है यादव, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो सुधा यादव जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है, अगर महिला ओबीसी अगर कोई बनती है तो सुधा यादव भी एक प्रबल दावेदार है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। जो भी नाम हो सकता है, लेकिन मैं इस बात पर रखता हूं कि 29 भले ही उनका कार्यकाल 28 में पूरा हो, लेकिन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी फिर किसी अध्यक्ष को नहीं बदलेगी। अब जो बनाएगी उसके उसी के नेतृत्व में हुआ। 2013 में नितिन गडकरी का कार्यकाल हुआ, राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बना दिया। नितिन गडकरी को एक्सटेंशन थोड़ी दिया था, 1 साल पहले राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बना के लोकसभा चुनाव करवाया। तो जरूरी नहीं है कि पार्टी नए अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाना था, उस दिन पार्टी ने तय कर लिया, इसलिए वो अलग कहानी है। नड्डा जी जैसा ग्रह नक्षत्र संयोग लेके कम लोग आते, लेकिन नितिन गडकरी जी, हाँ, मंत्री से अध्यक्ष, अध्यक्ष से मंत्री, मंत्री के साथ अध्यक्ष, ये सब बड़ा कम होता है। मतलब ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जाम्पल है। ये भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। नितिन गडकरी जी को जैसे हटाया गया, कार्यकाल पूरा हुआ था। कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। कार्यकाल पूरा होने के बाद, तथ्यों को ठीक से रखिए, कार्यकाल पूरा होने के बाद नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी ने संविधान में बदलाव किया। नहीं सर, और उस गडकरी को बनाने के लिए नहीं किया था, संविधान में बदलाव हुआ, लेकिन ये बहुत स्पष्ट कहा था कि संविधान में बदलाव इसलिए नहीं हो रहा कि नितिन गडकरी जिस सुबह वो सुबह आई नहीं नितिन गडकरी जी, संदेह किसी बात पर हो सकता है, लेकिन नितिन जी का कार्यकाल पूरा हुआ। हाँ, उस वक्त ये चर्चा जरूर हुई कि उनके साथ कुछ फेल हो गया, कुछ सबोटाज कर दिया। चलिए, ये तो पार्टी अध्यक्ष की बात रही। मतलब बीजेपी के लिए वो वक्त आ ही रहा है, जैसा क्योंकि उसके लिए कुछ संगठनात्मक चुनाव होना जरूरी होते हैं। पार्टी को आधे राज्यों में चुनाव हो चुका है लगभग, अभी नहीं हुए पूरे। इस चुनाव होना जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं घोषित हुआ है, उसके भी आधे राज्यों में। इसलिए यूपी की बात करने जा रहा था मैं आपसे कि यूपी और बंगाल, 2 इन पर बात करनी है। 2 साल बहुत दूर नहीं होते, और यूपी ऐसे राज्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते। और आपने देखा योगी आदित्यनाथ नहीं आए इस एनडीए की मीटिंग में और अपने दिल्ली के इतने बड़े शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में, इसीलिए क्योंकि वहां बजट का कार्यक्रम, आज बजट पेश होना था। वो चाहते तो आ सकते थे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी होती है प्रदेश के लिए, एक बड़ा मौका होता है कि बजट वाले दिन हम अपने मुख्यमंत्री को सुने और मुख्यमंत्री हमारा वहां बजट पेश कर रहा हो। उन्होंने इस मौके को जाने देना गवारा नहीं समझा। यूपी की लड़ाई इतनी जो है वो कांटे की लड़ाई चल रही है। क्या हाल चल रहा है यूपी में भी? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश कितना कठिन है उसका अंदाजा इससे लगाइए कि प्रदेश अध्यक्ष तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी अभी अपने जिला अध्यक्षों का चयन नहीं कर पाई। बिल्कुल। अभी विनोद तावड़े गए थे लखनऊ में मीटिंग लेने के लिए महासचिव के नाते, तो उन्होंने कहा कि भैया इसको जल्दी से तेजी से खत्म करो। उस खत्म करने की बात कहने के बाद भी 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया और अभी तक जिला अध्यक्षों का चयन नहीं हो पाया। जिला अध्यक्षों का चयन होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा, आधे से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। हालांकि मेरा यह मानना है कि 26 फरवरी को कुंभ जब हो जाएगा तो उसके बाद तेजी में किसी दिन आपको जिलाध्यक्ष की सूची और प्रदेश जिलाध्यक्ष के लिए भी चुनाव नहीं करा सकते क्या? चुनाव हुआ ना, चुनाव हुआ है, बाकायदा नॉमिनेशन, वो सब कुछ हो चुका है, सिर्फ अनाउंस कर रहा है। तो फॉर्मल चुनाव, सारे जितने चुनाव के लिए लोग नामांकन करते हैं वो कर चुके हैं।
अब ये अलग बात है कि सहमति बता दी, वही इसलिए मैंने कहा कि भाई वो तो अंत में आप formal है। सहमति से ही अनाउंस कर हाँ, देते हैं लेकिन ना, फिर भी तो सहमति तो करा तो लें बने। चुनाव। हो चुका, नॉमिनेशन हुआ, सब तिथि खत्म हो गई, अब सब रखा हुआ है, दिग्गजों में सहमति तो बने, डिक्लेयर करना है, दिग्गजों में सहमति डिक्लेयर तो नहीं बने। कर पा रहे हैं। तो क्या, और यूपी में अब आपने देखा अखिलेश यादव ने भी थोड़ा गियर बदला है, अब वो कह रहे हैं कुंभ की अवधि बढ़ाओ, अब वो नहीं, ये तो खैर बहुत हमने ही इस पर मतलब बात की, विचित्र लेकिन ये सुझाव है। उन्होंने बदला है जरूर एक स्टैंड अपना। लेकिन मैं ये कह रहा वो हूं कि अपने ये बहुत लोग आना चाह रहे हैं बता कुंभ में। उसके ये लिए। कुतर्की सुझाव है। अरे भाई, कुंभ कोई ऐसा थोड़ी ना है, कोई इवेंट है, कोई फिल्म मेला थोड़ी खड़ा है, किया फिल्म गया थोड़ी है। कि चल रही है, और तो वहाँ ये पे डेट बढ़ा- गंगा स्नान बंद नहीं हो रहा, हाँ, गंगा संगम स्नान स्नान तो भी रोज बंद नहीं हो रहा। है। कौन मना कर रहा है? PDA प्रयागराज में तो हर वक्त होता है। संगम स्नान भी बंद नहीं हो पीडीए रहा। में कोई अल्फाबेट ऐड होने वाला है क्या? नहीं, एक तो पीडीए जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये राजनीतिक लोग ये करते हैं क्योंकि उनको हिंदू में विभाजन करके अलग अलग देखना है। और महाकुंभ तो इस सब का जवाब है ना कि कोई ऐसा कुछ नहीं है, न किसी के लिए कोई बाध्यता है, न किसी के लिए कोई भेद है, न किसी का किसी संघर्ष है। संघर्ष कहां है? जहां राजनीति है, इसके अलावा कहीं कोई संघर्ष नहीं। नहीं, संगम स्नान तो चलता रहेगा ना, संगम वही है, वही इसको भी रहेगा, समझना बिल्कुल। चाहिए कि कुंभ से कोई संगम बदल नहीं रहा, संगम के जो नदियां हैं, धारा है, वो मिल रही। आपकी बात ज्यादा ठीक है कि अखिलेश जी थोड़ा सा सरक रहे हैं, खिसक रहे हैं, थोड़ा सॉफ्ट सा हिंदुत्व पे आ सॉफ्ट रहे हैं सर, हिंदुत्व वो की तरफ आ सॉफ्ट रहे हिंदुत्व हैं। में टीका लगा रहे हैं। हाँ, टीका लगा रहे हैं। इस नहीं, वो तरह आना का भी स्नान चाहे तो करके इधर आए। वाले आने नहीं दे रहे। अब योगी जी ने उर्दू को मुद्दा बना दिया अच्छा, असेंबली लेकिन में। ये बताइए, कौन सा सॉफ्ट हिंदू तो अभी तक राम मंदिर का, राम जी का दर्शन करने तक नहीं गए? आप लोग रोज कह देते हैं चुनाव के soft पहले हिंदू। जाएंगे सर, अभी नहीं जाएंगे। चुनाव आने दो। अब लीजिए, अब नहीं, अगर राम मोदी मंदिर चुनाव नहीं के जा पहले सकते जाएंगे हैं। वो, राम मंदिर नहीं जा सकते। 100% जाएंगे राम मंदिर। आप देखना मैं सर, वो कह रहा हूं, मंदिर- राम जी का जो दर्शन कुंभ में करने ना आ के लिए सकता है वो आपको राम चुनाव मंदिर भी चाहिए। जाएगा। फर्क है सर। आप देखना सर, वो जाएंगे। राजनीति जो ना करवाए वो कम है, उनको पता है कि वोट मिल सकते हैं, तो मैं चला जाता हूं बस उससे। यही असली बात है। राजनीति जो न करवाए तो आज की जनता सब समझती है। राजनीति बिल्कुल। जो न करवाए, अगर आप मजबूर होकर हिंदू बनने जा रहे हैं तो फिर मुश्किल होती है। हिंदू तो सब है ही क्योंकि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं अखिलेश के अलावा। वो तो राम मंदिर जाएंगे तब भी अखिलेश को वोट देंगे, वो गंगा नहाएंगे तब भी अखिलेश को वोट देंगे। वहां कांग्रेस ताकतवर है नहीं, तो अखिलेश जानते हैं कि ये तो मेरे उनको लगा अधिकार राहुल नहीं। जी को दे दें। नहीं सर, राहुल गांधी का भी इतनी स्थिति नहीं। राहुल गांधी तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, और अखिलेश यादव तो कह चुके ना कि हम इंडिया गठबंधन में साथ में, चुनाव भी साथ में लड़ेंगे। और दिल्ली का परिणाम देख के कौन हिम्मत करेगा कि कांग्रेस को माइनस कर दे। अब तो राहुल गांधी पदयात्रा बंगाल में भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी सर, जा ऐसी किसी तस्वीर में बीजेपी का कोई पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री खड़ा होना आपको लगता है मुमकिन? देखिए, मुमकिन सब कुछ होता है राजनीति में, है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, और गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज ही है। और मुझे लगता है बिहार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल पर भी ध्यान है। और जैसे अरविंद केजरीवाल उनको चुभ रहे थे, वैसे ही ममता बनर्जी उनके लिए चुभ रही हैं। तो वो टारगेट है, लेकिन वो बड़ी लीडर है। मैं हमेशा कहता हूं कि ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले न केवल बड़ी लीडर है, एक बड़ी स्टेट की लीडर है, और उनके पास बहुत मजबूत संगठन है। 3 बार वो मुख्यमंत्री वहां पर रह ली हैं, तो इसलिए उससे लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। लेकिन लड़ाई लड़ी जाती है तभी तो उसकी जीत कहीं पर आती है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि रिकॉर्ड में जितने लोग जो विश्व विजेता रहे किसी भी रिकॉर्ड की, उसको किसी न किसी ने हराया ना। बिल्कुल ठीक बात। सर 21 साल केजरीवाल जी के लिए भी हम कहते थे कि जब 21 साल से केजरीवाल जी उड़ीसा में शीला नवीन दीक्षित पटनायक को की हरा सरकार सकते तो थी सर। केजरीवाल जी के हारने में क्या है? सर 21 साल नवीन पटनायक की उड़ीसा में सरकार थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने की उतनी खुशी नहीं मिली होगी जितनी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने की अच्छा, लेकिन मिलेगी। आपने- और उतने उससे ज्यादा खुशी बंगाल में मिलेगी। बंगाल, लेकिन वही अभी कह रहा हूं आपने नवीन पटनायक की बात की तो मुझे लगता है कि ये कहानी कुर्सी की में तो जरूर सुनना चाहिए। नवीन पटनायक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। और मैं है, हमेशा बिल्कुल। कहता हूं कि नवीन होना चाहिए। पटनायक जैसी राजनीति करनी, चुनाव तो कोई भी नहीं, जीत वो जाएगा। समझिए तो हमेशा उस राजनीति वो में रहे। मुख्यमंत्री के शपथग्रहण में गए थे भुवनेश्वर में। मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल, राजनीति ऐसे ही यही होनी होती है। चाहिए। बाकी आप ठीक है, लड़ते रहिए, नहीं, तो खूब सत्ता के लिए तो सब नेता केजरीवाल हैं। केजरीवाल जी ने ही बधाई दी है। नहीं, केजरीवाल जी तो यहीं थे, वो नहीं आए। नवीन जी तो गए थे बाकायदा बिल्कुल। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में। मोदी जी हाथ पकड़ के लेके गए थे साथ में, उनको वो फोटो भी आया था कि मोदी जी हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं नवीन पटनायक को साथ में, उनसे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं। और नवीन पटनायक का तो एक अलग कदर है। और ये तब हुआ था कि जब नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री जी की बात हो गई थी चुनावों से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, कि दोनों पार्टियां साथ जाएंगी। लेकिन अमित शाह जी ने और पार्टी संगठन ने उन्हें कहा कि ये साथ बेहतर नहीं होगा, बीजेपी के पास मौका है। और प्रधानमंत्री जी ने उसको विड्रॉ किया, बैकआउट किया, एक तरह से कहना चाहिए। मतलब बैकआउट शब्द ठीक नहीं होगा, सीटों में सहमति नहीं बन पाई, इतनी ज्यादा सीटें। नहीं, लेकिन मतलब वो तय मूल रूप से तो ये था कि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना, अकेले चुनाव लड़ना है। ये भी बड़ा फैसला होता है। आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कह दे वो फाइनल है। प्रधानमंत्री जी अश्योर कर नवीन पटनायक। समय कम रह गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग खबर है तो इसकी मैं बात जरूर करना चाह रहा था। आपने डोनाल्ड ट्रंप का भी लेटेस्ट बयान देखा? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये जरूरी है। ये $21 मिलियन जो इंडिया को तो हम दे रहे थे यूएस एड के थ्रू बहुत पैसा वोटर है। टर्नआउट बढ़ाने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया के पास बहुत पैसा है, वो हम पर बहुत टैक्स लगाते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स इंडिया लगाता है,
और इंडिया की और वहां के प्रधानमंत्री की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन ये पैसा किस बात के लिए हम उनको दे रहे थे? और उन्होंने कहा अगर इंडिया अमेरिका के चुनाव में वोटर टर्नआउट के लिए ये पैसा दे रहा होता तो हम क्या कहते कि ये हमारे चुनाव को प्रभावित कर रहा है, और अगर वहां दे रहे हैं तो ये वोटर टर्नआउट के लिए दे रहे हैं। देखिए, जिस बात को लेकर चर्चा होती है और कोई भी कहता है तो तुरंत सामने अच्छा, हर बात में आपको विदेशी साजिश ही सूझती है। सब इसी समय विदेशी साजिश हो रही, तो विदेशी साजिश तो देश की सरकार के खिलाफ होती है। वो कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो अमेरिका से विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी साजिश बंद हो जाएगी, वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस वक्त जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की जो देश में सरकार है उसके खिलाफ ही हो रहा है। वरना वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका पैसा लगाए, ये तो थोड़ा सा बिल्कुल ही ना समझ में आने वाली बात हुई। वोटर टर्नआउट नहीं, वोटर एनार्की के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है, जिससे कि वो भ्रमित हो, सरकारें बदले, और उस पर अगर गठजोड़ की सरकार आ जाए तो अमेरिका जैसे देश के लिए, दूसरे देशों के लिए बड़ा अच्छा। और अब अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि भाई ये पैसा हम दे रहे हैं तो ये तो चुनाव प्रभावित करने के लिए, और उसी सांस में उन्होंने बताया कि बांग्लादेश को इससे ज्यादा पैसा दिया था। बांग्लादेश का तो हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या हुआ है, और ये सब सही है, और सही शब्द का इस्तेमाल किया हर्ष जी ने कि एनार्की के लिए। ये सारी एक्सरसाइज वोटर एनार्की के लिए होती है। वोटर टर्नआउट कोई मतलब शब्द का इस्तेमाल बहुत ठीक नहीं है। और अभी क्या है, देखिए एक बात मैं समझता हूँ कि यदि कोई राष्ट्रपति जैसे ट्रंप साहब ही हैं, वो कुछ फैसले कर रहे हैं, तो पहला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का कर्तव्य अपने देश के लिए होता है ना। उसको ध्यान में रखकर वो क्या कर रहा है, उसको हमेशा हमें अपने दुश्मन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जैसे टैरिफ को लेकर भी हो रहा है, और नीति, क्या भारत जो है अमेरिका के साथ कोई ऐसा समझौता कर सकता है जिससे भारत का नुकसान हो? नहीं होगा ना। तो हर कंट्री का जो वो है, प्रीमियर है या प्रधानमंत्री है, वो उसका निर्णय करते हैं। उसके बीच में कैसे सामंजस्य किया जाए, वो दोस्ती तय करती है। सर, समय आज इतना ही था, लेकिन तैयार रहिए, अब दिल्ली की खबरें तेजी से आएंगी। बिल्कुल, और उम्मीद करें कि दिल्ली से अच्छी खबरें आए, काम की खबरें आए। यमुना याद रखिए, यमुना बिल्कुल फोकस में है सबके इस वक्त, और निगाहें भी लोगों की हैं क्या कर रही है सरकार। महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर भी याद है। 500 रुपए याद है तो सारे पूरे करने पड़ेंगे। नहीं, देखिए मैं इस पे थोड़ा सा फ्रीबीज वाले तो मतलब आप वादा पूरा करें, लेकिन मेरी तो यही बात होगी कि जो बड़े ठोस फंडामेंटल काम है वो होते हुए दिखे, वही जरूरी। बहुत शुक्रिया, वो तो निभाना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।